नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेके आए हैं वन शॉट वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर एकदम खल्लास। वन शॉट वीडियो का ये फायदा है, ये पहला चैप्टर है बच्चों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप लोगों के यूटीज वगैरह आने वाले हैं और उसमें ये सिलेबस आने वाला है। तो बच्चों इस वीडियो को जितना ध्यान से आप देखोगे आपके यूटी में उतना ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं, ये है महेश मिश्रा की गारंटी। और शुरू करते हैं भाई। देखो जैसा कि वन शॉट वीडियो है तो टाइम वेस्ट करने का इसमें बिल्कुल मौका नहीं मिलने वाला। खड़ाक 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 कॉन्सेप्ट क्लियर होते आपके चले जाएंगे बच्चों। तो जरा पॉइंटर उठा लिया जाए, आ जाओ जी। पहला पॉइंट जो इस वीडियो में आपको देखना है, पहला पॉइंट है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि केल्विन एक भरोसा है और केल्विन आपके हर कदम पे आपके साथ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग। क्या कहना चाह रहा है, वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। बच्चों हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इसके लिए आपको ये दो तीन बातें समझ में आ जाए अगर, तो आप पूरा आंसर लिख पाओगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों जरूरी होती है और इकोनॉमी क्या होता है। सबसे पहली बात, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। मतलब इकोनॉमिक्स एक सिस्टम है, इकोनॉमी एक सिस्टम है। अभी इकोनॉमिक्स को नहीं जाते, पहले इकोनॉमी की बारे में बात करते हैं। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को ना कमाने का जरिया प्रदान करता है, पैसा अर्न करने का जरिया प्रदान करता है। दैट इज द इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बात कर लो आप, चाहे इंडिया की बात कर लो, चाहे यूएसए की बात कर लो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बात कर लो आप कहोगे कि भाई वहां पर कोई भी पर्सन है तो वो पैसा कमा रहा है, अपनी लाइफ चला रहा है, अर्न कर रहा है, ये इकोनॉमी है। जैसे हम यहां पर एग्जांपल लें कि अमेरिकन इकोनॉमी इज बेटर देन इंडियन इकोनॉमी। ये कैसे पता लग पा रहा है, क्योंकि वहां के लोगों की जो अर्निंग कैपेबिलिटी है वो हमसे ज्यादा है। हम भी 8 घंटे काम करेंगे, कोई जॉब करेंगे, तो हमारी सैलरी जो होगी वो यहां पर कम होगी। लेकिन यूएसए में वही पर्सन वही काम कर रहा होगा, सेम काम कर रहा होगा, सेम आवर्स के लिए काम कर रहा होगा, बट उसकी सैलरी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां की इकोनॉमी थोड़ी बेटर है हमसे। चाइना की इकोनॉमी बेटर है। तो जिस कंट्री की इकोनॉमी है वो पता कैसे लग रही है कि कौन सी बेटर है कौन सी खराब है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है उस कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। जितनी ज्यादा बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस कंट्री में होंगी, ऑटोमेटिकली उस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी और अच्छी होती चली जाएगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी दो तरह की होती हैं, एक इकोनॉमिक और दूसरा नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब जिसमें पैसा कमाने के लिए हो, नॉन इकोनॉमिक जिसमें पैसा कमाने की कोई गुंजाइश ना हो, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए हो रही है, अपना मन अच्छा करने के लिए, आप किसी की सेवा कर रहे हो, तो वो नॉन इकोनॉमिक, वहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करता है। तो जिस कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी होंगी वो कंट्री दूसरे कंट्री से बेटर माना जाएगा। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है बच्चों जो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। चलो जी अगले पॉइंट पर चलते हैं। द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या रीजन है स्टडी करने का, क्यों इकोनॉमी की स्टडी करनी पड़ रही है। सबसे प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जड़ यही है बच्चों, स्कैरसिटी। इस वाले वर्ड को बिल्कुल मत ढूंढना इस चैप्टर के अंदर, ये वर्ड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्कैरसिटी ना होता तो किसी भी इकोनॉमी को दिक्कत परेशानी ना होती। ये लेकिन हर जगह पाया जाता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी नेशन हो, सब जगह स्कैरसिटी पाई जाती है। तो ये स्कैरसिटी की वजह से ही हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी की जरूरत पड़ गई, क्योंकि इकोनॉमिक्स ना हमें हेल्प करता है इस स्कैरसिटी से निपटने के लिए, इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए, इस प्रॉब्लम को अपना सॉल्यूशन कैसे बनाया जाए, इस चीज को हमें कौन सिखाता है बच्चों, इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो ये दूसरी लाइन आपकी डेफिनेशंस में इन सब में जानी चाहिए जो आपको मार्क्स देंगे। तो स्कैरसिटी एक रीजन है, मेन रीजन है जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स की स्टडी शुरू हुई और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आगे कैसे देखते हैं जरा। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। तो इकोनॉमिक्स के बारे में एक और लाइन, ये 3 इंपॉर्टेंट लाइनें हैं
अगर आपने अपनी किसी भी डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स, स्कैर्सिटी, इन सब में डाला इनको, तो बच्चों आपको नंबर पूरे पूरे मिलने वाले। तो ये कहता है कि इकोनॉमिक्स की अगर डेफिनेशन आ जाए तो इकोनॉमिक्स क्या है, ये चॉइसेस हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में से चूज करना होगा विच वन इज बेस्ट, बेटर फॉर यू, दैट इज इकोनॉमिक्स। चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है, आइए आगे सीखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पहले स्कैर्सिटी का मतलब बता दूं मैं जरा आपको। स्कैर्सिटी का मतलब होता है बच्चों, कहां चली गई हमारी स्लाइड, आ गई भाई। स्कैर्सिटी का मतलब होता है व्हेन resources are limited against their demand। मतलब बच्चों, डिमांड तो इनकी बहुत ज्यादा है, बट रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, तब आएगी स्कार्सिटी। मतलब मुझे जरूरत है 1,00,000 रुपए की और मेरे पास है 10,000 रुपए, तो इसका मतलब 90,000 रुपए की क्या है, कमी है। तो दैट इज द स्कैर्सिटी। तो इकोनॉमी के अंदर वो सभी रिसोर्सेज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन जरूरतें जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, स्कार्स कहा जाता है। और इसी वजह से हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं बच्चों। अब आते हैं कि इकोनॉमी होती कितने तरह की है। तो जिन भी इकोनॉमी की हम बात करेंगे वो मेनली 3 तरह की होती है। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो फटाफट से इसके बारे में समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इस पॉइंट को डालना जरूरी है यहां पर। पहला, दूसरा और तीसरा। सोशलिस्ट, ओहो सोशलिस्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, सोशलिस्ट इकोनॉमी, या फिर इसका दूसरा नाम है बच्चों सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। दोनों में से कोई भी नाम आ जाए, सेम आंसर आना चाहिए। दूसरा कैपिटलिस्ट, या फिर इसका एक और नाम है मेरे बच्चों मार्केट इकोनॉमी। और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 तरह की इकोनॉमी होती है। इन तीनों इकोनॉमिक्स की खास बात क्या है बच्चों, 1 शॉट रिवीजन है, मजा आ जाएगा। ये एक एक लाइन है, आपको पूरे पूरे नंबर देके जाएंगे। आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आया, आप आराम से तीनों के बारे में 1-2 लाइन लिखो और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये सारे के सारे डिसीजंस किसके द्वारा लिए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार, एक सेंट्रल पावर होती है, उसी के पास ये अधिकार है क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, इस चीज का डिसीजन लेगी वो। और यहां पर ये सारे के सारे डिसीजन मार्केट के ऊपर होते हैं। मार्केट हैव द पावर टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर whom। यहां पर सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। और ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, इस मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दोनों इकोनॉमिक्स का मिक्सचर पाया जाता है। मतलब कुछ कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास होगा बच्चों, और कुछ कंट्रोल किसके पास होगा, प्राइवेट सेक्टर के पास होगा। दोनों का एक मिक्सचर। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, ये इसका एग्जाम्पल है।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है बच्चों यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है हमारा इंडिया, पाकिस्तान। ये सब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करते हैं बच्चों। तो ये तीन तरह की इकोनॉमी होती हैं, तीनों इकोनॉमी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये वाली बेटर है, ये वाली बेटर है, ये वाली बेटर है। देखो चाइना की ने ये इकोनॉमी फॉलो करी है, खूब विकास करा है। यूएसए ने ये वाली इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करा है, खूब विकास करा है। इंडिया ने अपना मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करा है, और इंडिया की भी ग्रोथ रेट बाकी कंट्रीज के कई बार ज्यादा हो जाती है और कई बार उनके बराबर चल रही है। तो इंडिया का भी विकास की दर अच्छी हो रही है। तो मतलब सारे इकोनॉमिक सिस्टम अलग अलग हैं। ये डिपेंड करता है कि उस इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज कैसे हैं। अगर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ये मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो आप सोशल सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाएगा, ताकि कुछ इकोनॉमी सरकार के हाथ में रहे और कुछ इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहे। दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके ग्रोथ देश की तेजी से बढ़ाई जा सकती है बच्चों। आते हैं अगले पॉइंट पे, व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्सिटी। मैं अभी बता ही चुका हूं आप लोगों को स्कार्सिटी के बारे में, एक बार और जान लीजिए कि डेफिनेशन अगर आ गई स्कार्सिटी की तो क्या लिखोगे। स्कार्सिटी वो सिचुएशन है जहां पर लिमिटेशन होती है सप्लाई की, किसके कंपैरिजन में, डिमांड के कंपैरिजन में। मतलब जब डिमांड क्या हो बच्चों, हाई हो, डिमांड बहुत ज्यादा हो, और जो सप्लाई है वो क्या हो, लिमिटेड हो या फिर लेस हो, लेस, तो वो स्थिति होती है बच्चों स्कार्सिटी की, कमी की। इकोनॉमी के अंदर चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, स्कार्सिटी हर जगह पाई जाती है। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कह दे कि मेरे पास तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि मैं अपनी इकोनॉमी की सारी डिमांड पूरी कर सकता हूं। दैट इज नॉट पॉसिबल। हर कंट्री, हर देश के पास ये समस्या होती है, इवन हर ह्यूमन बीइंग के पास ये समस्या है, समस्या ऑफ स्कार्सिटी। बिना स्कार्सिटी के कोई भी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर पा रहा है हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में। तो स्कार्सिटी इज द मेन रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। अगर स्कार्सिटी नहीं होती तो कोई भी समस्या नहीं होती। आपका मन कर रहा है गाड़ी खरीदने का, आपका बहुत पैसा, आपने खरीद ली गाड़ी, स्कार्सिटी है ही नहीं। तो जब कमी नहीं होगी तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही नहीं होगी। यही एक रीजन है जिसकी वजह से अराइज होती है मेरे बच्चों प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन द इकोनॉमी। आपको चूज करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे काम करने हैं, बट आपके पास रिसोर्स बहुत थोड़े हैं। आपके पास 5,000 रुपए हैं और आपको बहुत सारे काम करने हैं, कपड़े भी खरीदने हैं, रहने के लिए जुगाड़ भी करना है, शेल्टर, आपको खाने पीने का भी जुगाड़ करना है, आपको पढ़ाई भी देखनी है। इतने सारे काम क्या सिर्फ 5,000 रुपए से हो सकते हैं? नहीं। तो इस 5,000 रुपए से हम देखेंगे बेस्ट कौन सा कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारे रिसोर्सेज को, यानी कि 5,000 रुपए को ऐसा यूटिलाइज करें कि यार 5,000 रुपए में इससे ज्यादा कोई भी नहीं कर सकता। मैंने कुछ कपड़े भी ले लिए, एक छोटे मोटे घर का जुगाड़ भी कर लिया, खाने पीने का भी हो रहा है, और मैं अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत सामान भी खरीद पाया हूं। तो ये एक बेटर कॉम्बिनेशन लिया जाएगा। हो सकता है पूरे के पूरे 5,000 कपड़े पे ही खर्च कर दो आप, तो कॉम्बिनेशंस बेटर नहीं हो पाएंगे। फिर आपको फूड, शेल्टर और स्टडी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसे अगर आपको और अच्छा करना है तो 50,000 रुपए की जरूरत होगी, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं होगा अगर आप बेटर फूड, बेटर शेल्टर, बेटर क्लोथिंग और बेटर स्टडी की तरफ जाते हो। तो रिसोर्सेज हमेशा कम पड़ेंगे, आपको उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ढूंढना पड़ेगा। इसी को कहते हैं चूज करना, बेटर ऑप्शन। समझ में आई बात? चलो जी, सभी के सभी समझ गए स्कार्सिटी का मतलब, और स्कार्सिटी की वजह से आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, क्यों आई इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी पिछली स्लाइड में ही मैं इसके बारे में बता चुका हूं बच्चों, क्या होती हैं वो डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अभी बताया मैंने आपको, इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited want
आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। अभी हमने डिस्कस करा इसके बारे में कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे अराइज हो रही है, स्कार्सिटी की वजह से, और इसको बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये क्यों है? क्योंकि जो हमारी जरूरतें हैं वो अनलिमिटेड है, बहुत सारी जरूरतें हैं, और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड भी हैं और उनका ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अगर किसी रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज ना हो तो भी समस्या इतनी ना आए। आपके पास कोई एक रिसोर्स है, आपको पता है कि उस रिसोर्स को सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरे किसी पर्पस में वो यूज नहीं हो सकता, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी नहीं। आपको पता है कि ये पेन है और ये पेन सिर्फ और सिर्फ ये चीज लिखने के काम आने वाली है, तो इस पेन से आप कोई और काम कर ही नहीं सकते, तो इस पेन का क्या यूज करना है ये चूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो इसका एक ही इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आई? लेकिन पैसा है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके बहुत सारे यूजेस भी हैं, तो उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से हर इकोनॉमी को, हर पर्सन को ये चूज करना पड़ता है कि उसे कैसे इस्तेमाल करें ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमारी इकोनॉमी के अंदर हो। तो भैया क्या समस्या है जिसकी वजह से हमें चूज करना पड़ता है? पहली समस्या स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स। अगर ये स्कैर्स ना हो तो भी चूज ना करना पड़े, अनलिमिटेड है, क्या दिक्कत है, चूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। भाई सपोज करो रिसोर्सेज कम होते और जरूरतें भी कम होती तब भी दिक्कत ना आती, तब भी हम अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते। कम रिसोर्स में कम जरूरतें, बट जरूरतें बहुत जा रही हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, हमारी इच्छाएं बहुत हैं। तो ये दोनों रीजन हो गए। और तीसरा जो इन रीजंस को थोड़ा सा आग में घी डालने का काम करता है कि इन रिसोर्सेज का बच्चों ऑल्टरनेटिव यूज भी होता है। इस यूज की वजह से, अनलिमिटेड वांट की वजह से हमें चूज करना पड़ता है। तो अब तक जो हमने पढ़ा, इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिया, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, प्रॉब्लम क्या होती है उसके बारे में पढ़ लिया, और ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। यहां तक हमारे 2 से 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। अब चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट पे। मैं जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इस वन शॉट रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ काम की बातें होंगी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये अभी जब हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे थे तो हमने 3 वर्ड बोले थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये ही 3 होती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। जब इकोनॉमी को ये पता लग गया कि यार हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, और रिसोर्सेज को हम डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लगे हम वहाँ यूज़ करें, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर हो हम वहाँ पर रिसोर्सेज को यूज़ करें, इस्तेमाल करें। तो हर इकोनॉमी को अब दिमाग लगाना पड़ता है, और वो दिमाग 3 चीज़ों में वो लगाता है। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं बच्चों, जरा ध्यान देंगे। यहीं बनाऊंगा मैं आपके लिए चार्ट। पहली चीज जहां पर इकोनॉमी को सोचना पड़ता है कि भाई क्या प्रोड्यूस किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा ये सोचना पड़ता है कि भैया उसको प्रोड्यूस कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। फिर ये सोचना पड़ता है कि भाई जो प्रोडक्शन किया था हमने, इस प्रोडक्शन को किया किसके लिए गया है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। या फिर कि उस प्रोडक्शन को लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या ध्यान रखते हैं हम कि कितना और कौन सा, यहां पर डबल एम आएगा। टाइप ऑफ कमोडिटी दोबारा लिख देते हैं, या फिर गुड्स कह सकते हो। कमोडिटी का मतलब कोई गुड या फिर कोई भी सर्विस, यहां पर उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं कि क्या बनाना है। तो टाइप ऑफ कमोडिटी या फिर गुड या फिर सर्विस, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी मात्रा में। इन 2 बातों को सोचने के लिए बात करते हैं हम व्हाट टू प्रोड्यूस में, कि क्या बनाएं और कितनी मात्रा में बनाएं। भाई अगर देश में शांति व्यवस्था बनी हुई है तो हम ये सोच रहे होंगे कि भाई या तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर दें,
या सर्विस सेक्टर को बहुत बढ़ा दें या एजुकेशन को बहुत बढ़ा दें, तो डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशन पे उस कंट्री की। और वॉर चल रही है, अब आदमी खाने पीने के बारे में नहीं, सिर्फ देश की सुरक्षा के बारे में सोचेगा। तो जब वॉर वगैरह टाइप की सिचुएशन होगी तो देखना पड़ेगा उसे, तोपे हथगोले ये सब बनाए जाएंगे। शांति व्यवस्था है तो इकोनॉमी सोचेगी भैया खाने पीने के आइटम बनाओ, डेवलपमेंट के आइटम बनाओ, तो क्या बनाना है और कितनी मात्रा में बनाना है, ये चूज करने की प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब उसको बनाना कैसे है ये चूज करने की समस्या है हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हमें देखना होता है बच्चों टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ये सी है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी टेक्निक यूज करी जाएगी बच्चों? तो दो तरह की टेक्निक होती है, यूज करी जाती है जो प्रोडक्शन में। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक LIT, और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक CIT। LIT में क्या होता है, इसका पूरा नाम लिख दूं मैं, लेबर इंटेंसिव, और इसका मतलब होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, मोर लेबर और लेस कैपिटल। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, मोर कैपिटल और लेस लेबर। ये ध्यान रखने वाली बात है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे पूरा आंसर लिख पाओगे। मतलब यहां पर लोगों का इस्तेमाल ज्यादा होगा और मशीनों, कैपिटल मतलब मशीन हो सकता है, पैसा की पैसे से मशीनें वगैरह खरीद जाएंगी, उसका इस्तेमाल ज्यादा यहां पर नहीं होगा, यहां लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होगा। और दूसरे वाले में मशीनों का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा होगा और लेबर का इस्तेमाल कम होगा। अब आप मुझे बताओ जरा कमेंट में लिख के, इंडिया जैसे देश में हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए? मेरे हिसाब से सभी लोगों का सेम आंसर रहेगा कि भैया लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि रोजगार बढ़े। तो बिल्कुल सही भी है। और ऐसा कंट्री जिनके पास पैसा बहुत है उन्हें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को छोड़ के कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे ध्यान देना चाहिए। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की, कि जो प्रोड्यूस किया गया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कि भैया अमीरों के लिए बनाया गया है उस कमोडिटी को, उस चीज को, या फिर गरीबों के लिए बनाया गया है उस चीज को, उस कमोडिटी को। तो हमने यहां पर 3 पढ़ लिए बच्चों, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूं। ये 3 तरह की हमारी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमीज हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इनको कहा जाता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस में आ सकता है आपका, या फिर इसका MCQ आ सकता है और कोई एक स्टेटमेंट दे देगा और पूछ लेगा आपसे कि बताओ जी बच्चों ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ही सिंपल सा है, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लिया तो आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, कभी भी गलती नहीं करोगे। इसको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं बच्चों, इसको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस भी कहते हैं, ठीक है। तो जब इकोनॉमिक्स अबाउट साइंस की बात करेगा, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, तो वहां पर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आपको लिख के आना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स अबाउट साइंस। तो आप कहोगे इकोनॉमिक्स अबाउट साइंस में 2 तरह की हो सकती है, पॉजिटिव साइंस और नेगेटिव साइंस, या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नेगेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखो जी, तो पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये जो पॉजिटिव वाला है बच्चों, ये हमेशा बात करेगा फैक्ट के बारे में, व्हाट इज, क्या होता है, व्हाट इज क्या था और क्या होगा। तीनों की तीनों चीजें फैक्ट है। क्या होगा इसको भी हम बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हो गया है होने के बाद कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले से नहीं। अगर अभी से करेंगे तो अंदाजा हो जाएगा।
तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अंदाजे के बारे में बात नहीं करता, फैक्ट के बारे में बात करता है, क्या है उसके बारे में बात करता है बच्चों। डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ दे एक्चुअली सॉल्व, क्या है और इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। नॉर्मेटिव साइंस बात करता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। बगल वाले अंकल जी जो चाय की दुकान पर बैठे रहते हैं और वो पूरे दिन बताते हैं क्या होना चाहिए, वही है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। शर्मा जी, शुक्ला जी, दुबे जी जो होते हैं, जो बताते हैं कि आपके बेटे को ये करना चाहिए, आपके बेटे ने कॉमर्स लेके गलती कर दी, आपके बेटे ने साइंस लेके गलती कर दी, अरे ये तो आईएएस पीसीएस नहीं हो पाएगा, बेकार है एकदम। ऐसे लोग होते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं, दूसरे को खाली फोकट का ज्ञान देते हैं। तो ऐसे लोगों की बात आपको बिल्कुल नहीं सुननी है। लेकिन इकोनॉमिक्स में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेटर सजेशंस देने का भी काम करता है। यहां खाली कोई दुबे जी, शुक्ला जी, मिश्रा जी नहीं है, यहां पर अच्छे लोग हैं, यहां पर अच्छे डिसीजन भी लिए जाते हैं। तो क्या होना चाहिए, जैसे भारत की जनसंख्या कम होनी चाहिए, ये एक स्टेटमेंट है जिसे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर कहा जाएगा। पेट्रोल प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं उनको डाउन करने के लिए सरकार को कुछ मेजर्स, स्टेप्स उठाने चाहिए, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। व्हाट शुड हैव हैपन, और क्या हो चुका है, क्या हो चुका है और क्या होगा, ऐसे अनुमान लगाना, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर दी गई है, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए अभी कि भारत की जनसंख्या कम होनी चाहिए, ये नॉर्मेटिव है, और भारत की जनसंख्या कितनी है ये पॉजिटिव है। भारत के पिछले साल में कितने बच्चे पैदा हुए भारत में, कितने लोगों के आधार कार्ड बने, कितने लोगों के बैंक अकाउंट खुले, कितनी इनकम टैक्स रिटर्न भरी गई, ये सब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, डेटा है, फैक्ट है, प्रूफ किया जा सकता है। आते हैं बच्चों अगले वाले पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसके 5-6 डिफरेंस बनते हैं, बट मैं आपके लिए खास 2 डिफरेंस लेके आया हूं। इतना भी याद कर लोगे ना तो काम चल जाएगा, गलती नहीं होगी, और बाकी के पॉइंट बहुत इजीली बना सकते हो आप यहां पर। तो एक तो डेफिनेशन और दूसरा एग्जांपल, ये 2 चीजें अगर आपको याद है तो आंसर आपका बनके तैयार हो जाएगा। तीसरा बाकी में से कोई भी पॉइंट याद कर लो, ये 2 भी लिखाओगे तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। तो भैया ध्यान दो जरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स is that part of economic theory which study the behavior of individual unit, ये है इसमें कीवर्ड, और यहां पर एग्रीगेट। दोनों डेफिनेशन में सिर्फ इस एक वर्ड का फर्क है, यहां पर किसी इंडिविजुअल की बात की जाती है और यहां पर एग्रीगेट की बात की जाती है, मतलब टोटल की बात की जाती है, कुल मात्रा की बात की जाती है, पूरी इकोनॉमी की बात की जाती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप ये कह सकते हो कि ये वाइडर है और ये नैरोअर है, ये बहुत छोटी यूनिट की भी स्टडी करता है और ये इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी की एक साथ स्टडी करता है। एग्जांपल क्या है, यहां पर इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई की बात की जाएगी, और यहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात की जाएगी। डिमांड यहां पर सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि इंडिविजुअल भी हो सकती है और मार्केट भी हो सकती है। मार्केट वाली भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आती, क्योंकि मार्केट पूरी इकोनॉमी का एक छोटा सा हिस्सा है, तो वो भी किस में आ गया, माइक्रो में। तो जब तक पूरी इकोनॉमी इंक्लूड नहीं होगी तब तक मैक्रो नहीं होगा। आप ऐसा समझ लो कि पूरे में से अगर थोड़ा भी हटाया तो माइक्रो में रह गए, और जब पूरा हो गया तो ही मैक्रो हुआ। तो मैक्रो में सिर्फ और सिर्फ वही चीज आएंगी जो पूरी इकोनॉमी एज अ होल को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। ध्यान दे लो, समझ गए। कोई भी स्टेटमेंट आए तो उसका मतलब यही समझ जाना कि अगर पूरी इकोनॉमी एज अ होल की बात हो रही है, एग्रीगेट की बात हो रही है, इसमें सब कुछ आ गया है, तो ही मैक्रो लिखना, वरना क्या लिखोगे आप, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब तक समूचा नहीं है, एग्रीगेट नहीं है, इन टोटल नहीं है, मैक्रो नहीं है, माइक्रो में ही आएगा। क्लियर हो गया है बच्चों, आगे चल सकते हैं। आओ जी अगले पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बच्चों ये पक्का पूछा जाता है, 100%, 100%, आप इसको 500%, 5000%, 5,00,000% कुछ भी कह सकते हो बच्चों, ये जरूर पूछा जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो एक डेफिनेशन है प्यारी सी एक लाइन की, हर बच्चे को याद हो जाती है, आपको भी याद हो जाएगी और रिवीजन में भी आज याद हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
refers to cost of next best alternative foregone. It is the cost of next best alternative foregone. तो आप जो भी नेक्स्ट जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था छोड़ोगे उसकी जो कॉस्ट होगी उसे कहा जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद इस चैप्टर के हम नए वाले सिरे की तरफ जाने वाले हैं। अभी हमने इंट्रो पढ़ा इकोनॉमी के बारे में, माइक्रो के बारे में, नॉर्मेटिव, पॉजिटिव क्या होती है, स्कैर्सिटी, रिसोर्सेज, प्रॉब्लम्स, इकोनॉमीज। अब पढ़ने वाले हैं कि एक इकोनॉमी कैसे काम करती है, एक्चुअल में होता क्या है इकोनॉमी के अंदर, क्यों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज हो रही है, कैसे इफेक्ट कर सकती है ये किसको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। जी हाँ, वहीं आने वाले हैं बहुत जल्दी हम लोग इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल लें कि एक मिस्टर मुकेश बाबू हैं, इनके पास एक जॉब है 25,000 रुपए की पर मंथ की, और इनको ऑप्शन मिल रहा है कि ये कहीं 40,000 रुपए की नौकरी कर सकते हैं। तो बच्चों जब ये 25 वाली नौकरी को छोड़ेंगे, जब तक इस वाली जॉब को ये सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तब तक इस वाली जॉब को ये ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस वाली जॉब को चूज करने की कॉस्ट क्या हो गई, इनकी पुरानी वाली जॉब। ध्यान रखना हमेशा बेस्ट ऑल्टरनेटिव को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा। समझ में आ गई बात, बेस्ट ऑप्शन को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा। सपोज करो ये अभी 35,000 की नौकरी कर रहे हैं और इनके सामने दो ऑप्शंस हैं, एक 25 की नौकरी और एक 30,000 की नौकरी। तो इन दोनों में से इस वाली जॉब को अगर ये कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इन्हें ये वाली जॉब नहीं करनी, ये वाली जॉब भी नहीं करनी, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये नहीं आएगा, यही आएगा। तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माना जाता है, कम वाले को कभी भी नहीं माना जाएगा। तो दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शन में से जो बेस्ट वाला ऑप्शन होगा आपका, बेस्ट वाला, वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। याद रखना इस चीज को, कभी भी एग्जाम्पल में आएगा, एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप गड़बड़ मत करके आना। जो 2, 3, 4, 5 ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन होगा और जो आप ऑप्शन चूज कर रहे हो उन दोनों से निकलेगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गई बात। 10, 20, 30, 40, 50, 60 की नौकरियां पड़ी हुई हैं, अगर आपको 60 की करनी है तो 60 से जस्ट पहले वाली 50,000 की नौकरी जो छोड़ी आपने वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 10, 20, 30 किसी काम की नहीं रह गई। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करने के लिए जो सैक्रिफाइस करना पड़ा वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है बच्चों, आ जाओ जी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर, उसकी डेफिनेशन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कनेक्ट होने वाले हैं अब आपस में। तो देखो बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व, दोनों में डिफरेंस है। फ्रंटियर सिर्फ एक बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है और कर्व पूरे डायग्राम को, पूरी रिलेशनशिप को दिखाता है। तो अगर आपसे पीपीएफ की डेफिनेशन आ जाए तो आपको ये डेफिनेशन लिख के आनी है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वो ऐसे दो कॉम्बिनेशन को शो करता है बच्चों, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि उन दो कमोडिटी जिनको आप पीपीसी में बना रहे हो, उन दो कमोडिटीज का कौन कौन सा मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप प्रोड्यूस कर सकते हो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से। भाई सपोज करो मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है और मुझे उसमें वीट भी उगाना है और मुझे उसमें राइस भी उगाना है। अगर मैं पूरी जमीन पे सिर्फ और सिर्फ वीट उगाता हूं तो राइस में 0 उगाऊंगा। अगर मुझे राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हल्का हल्का वीट कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं राइस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा वीट कम होता जाएगा। अगर मैं वीट को 0 कर दूंगा तो पूरे पे सिर्फ और सिर्फ राइस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी मैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूं उन सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को अगर मैं एक डायग्राम में दिखा दूं, वही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अभी मैं डायग्राम भी बना के दिखाता हूं। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर refers to graphical representation
ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल जितने हो सकते हैं, कितनी गुड्स का बच्चों, 2 गुड्स का, जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और आपको पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं और जरूरतें अनलिमिटेड हैं, और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ये सब कुछ एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होगा। तो आप साथ में इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम भी ऐड कर सकते हो डेफिनेशन के अंदर। तो ये हो गई हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की डेफिनेशन। कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशंस होंगे हमारे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक तरफ दिखा रहा हूं मैं, इधर दिखा देते हैं व्हीट को, और इधर दिखा देते हैं हम राइस को बच्चों। एक तरफ व्हीट हो गया, एक तरफ राइस हो गया। अगर हम राइस को 0 प्रोड्यूस करते हैं, ये डबल 0 हो गया, तो व्हीट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इतना। अगर हम थोड़ा सा राइस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें व्हीट को कम करना पड़ेगा। थोड़ा सा राइस को और बढ़ाना चाहते हैं तो हमें व्हीट को थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा। ऐसे करते 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 हमें जैसे जैसे राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है, वैसे वैसे व्हीट के प्रोडक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एक डायग्राम बन के आएगा कुछ इस तरीके से, और ये जो फ्रंट निकल के आएगा बच्चों, इसी को कहा जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसमें वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं जो एक किसान प्रोड्यूस कर सकता है व्हीट और राइस के अपनी फिक्स लैंड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो लैंड हो गई, उसकी मेहनत, उसके साथ जो मजदूर काम कर रहे हैं वो सब क्या हो गया, उसका रिसोर्स, जो वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो उसकी टेक्नोलॉजी हो गई, और ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो वो प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम इसी को और एक एग्जांपल लेके बनाना चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं, आओ जरा देखें। यहां पर एक एग्जांपल लिया है मैंने गन और बटर का। आपके पास इकोनॉमी में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की हेल्प से आप या तो गन प्रोड्यूस करना चाहते हो या फिर बटर। तो कौन कौन से मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ये एज्यूम कर लिया कि जो रिसोर्स है बच्चों, रिसोर्सेज तो फिक्स होने जरूरी हैं, ये एजम्पशन है। रिसोर्सेज आर फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। रिसोर्सेज आप नहीं बढ़ा सकते, थोड़ा साफ सुथरा लिख दिया जाए, कांस्टेंट, और ये फिक्स तक तो ठीक दिख रहा है, फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। दूसरा, जो भी आप टेक्नोलॉजी और लेबर यूज करोगे तो लेबर्स जो यूज हो रहे हैं आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। और ये सही भी है, हर लेबर एक जैसा नहीं हो सकता। आपकी फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो हो सकता है एक बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता हो और दूसरा वाला उससे कम करता हो और एक बहुत कम करता हो, लेकिन सारे लेबर्स का हमें यूज करना पड़ता है। ज्यादा एफिशिएंट है उसको हम ज्यादा तनख्वाह देते हैं, ज्यादा सैलरी पे करते हैं, थोड़ा कम वाला है उसको थोड़ा कम वेजेस पे रखा जाता है, दूसरे काम करवाए जाते हैं उससे जो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, तो ऐसी हमारी कुछ एजम्पशंस चलने वाली हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी हमारी कांस्टेंट रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली है। तो रिसोर्सेज साथ में टेक्नोलॉजी भी लिख दो यहाँ पर, टेक, ये भी कांस्टेंट रहने वाली है। हमने कुछ कॉम्बिनेशन निकाले बच्चों, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे। पहला कॉम्बिनेशन वो था जिसके अंदर बटर 0 प्रोड्यूस हो रहा है और 21 गन की यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये 21,000 भी हो सकती हैं, 2100 भी हो सकती हैं, दैट डजंट मैटर। तो ये पहला कॉम्बिनेशन था जब बटर है हमारा 0 और गन्स है हमारी 21। अब हमने क्या करा, हम एक बटर की यूनिट को और प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ये 1 किलो भी हो सकता है, 1000 किलो भी हो सकता है। हमने जो भी हम यूनिट ले रहे हैं उसको 1 यूनिट मान लिया है। तो जब एक बटर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हमें गन्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, एक बटर को इंक्रीज करने के लिए एक गन का सेक्रीफाइस कर दिया और 21 से 20 पे आ गए। फिर हमने जब एक और बटर बनाना चाहा
तो हमें 2 गन का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 2 गन के प्रोडक्शन का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। फिर हमने एक और बटर बढ़ाया तो हमें 3 गन्स के प्रोडक्शन का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? देखो, दोनों गन और बटर को लेबर ही प्रोड्यूस कर रहा होगा। हमारी फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर हैं, एक थोड़ा प्रोडक्शन कर रहा है, एक उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे बहुत सारे लेबर्स होंगे, क्योंकि पहले फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ गन के प्रोडक्शन में लगी हुई है। तो सपोज करो एक लेबर है जो डेली 100 गन्स बना रहा है और एक लेबर है जो डेली 10 गन बना रहा है। अब आप चाहते हो कि गन का प्रोडक्शन तो हो ही रहा है यार, मैं जरा बटर का प्रोडक्शन बढ़ाऊं। अब आपको पता है कि ये वाला लेबर गन का प्रोडक्शन में बड़ा सफिशिएंट है, 100 गन्स डेली बना रहा है, और ये वाला 100 नहीं बना पाता, ये 10 ही बना पाता है। तो बटर के प्रोडक्शन के लिए आप पहले कौन से वाले लेबर को भेजना चाहोगे, 100 गन प्रोड्यूस करने वाले को या 10 गन वाले को? क्योंकि अभी आप बटर का प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हो। अगर आपने 100 गन वाले को भेजा तो भाई समझदारी नहीं कही जाएगी, ये वैसे ही कम कर रहा है गन का प्रोडक्शन, आप पहले इसको भेजोगे कि जा भाई तू बटर का प्रोडक्शन कर, तो पहले आपका सेक्रीफाइस कम है। फिर जब वो बटर प्रोडक्शन में लग गया और आप बटर और प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, अब आप क्या करोगे? अब कहो यार 10 से जरा 20 वाले पे चले जाओ, 20 से जरा 30 वाले पे चले जाओ। मतलब जैसे जैसे आप बटर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, आप गन के प्रोडक्शन के ज्यादा एफिशिएंट लेबर्स को सैक्रिफाइस करते चले जाओगे, चले जाओगे। यही रिप्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बच्चों ये क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एक गन को बढ़ाने के लिए, सॉरी एक बटर को बढ़ाने के लिए आपको कितनी गन सैक्रिफाइस करनी पड़ी? तो यहां पर 1 सैक्रिफाइस करनी पड़ी, फिर 2 सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और ये सैक्रिफाइस धीरे 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 करके बढ़ता जा रहा है। तो दैट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द यूनिट्स sacrificed for obtaining an additional unit of other commodity। एक की एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे की आपको कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, यही है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा एमआरटी। एमआरटी एक रेशियो है इन दोनों के बीच में, ये यूनिट्स को दर्शा रहा है और ये रेशियो को दिखा रहा है। देखो क्या रेशियो, यहां 1 बढ़ी तो 1 घटी, तो रेशियो 1:1 का है। फिर अगले वाले में 1 बटर बढ़ा 2 घटा, तो 1:2 का, 1:3 का, 1:4 का, 1:5 का। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भाई है। बस ये रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 यूनिट्स के, और ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट गेन करने से दूसरे कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ी। ठीक है बच्चों, एमआरटी और एमओसी में डिफरेंस हमेशा समझना। और ये जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है बच्चों, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये क्या दिखाता है? ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो सारे कॉम्बिनेशंस को दिखा रहा है जो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। और यहां पर भी दिखाई दे रहा है कि ये तो एक यूनिट बढ़ रही है, 1 यूनिट, हर बार 1 यूनिट बढ़ाया जा रहा है यहां पर। लेकिन यहां पर सैक्रिफाइस पहले 1 का हुआ, फिर उससे डबल, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, और यहां पर तो बहुत ही ज्यादा। तो ये सैक्रिफाइस धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। यही रीजन है कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो कैसा होता है बच्चों? कॉनकेव, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। यही रीजन है कि ये कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन होता है। आगे देखें बच्चों, इस पूरे डायग्राम को हमने समझ लिया बहुत अच्छे से। अगले पॉइंट में कि कॉनकेव टू द ऑरिजिन जो मैंने अभी बताया है वो क्यों होता है, अगर ये लिखने को आ जाए तो अगर आपका क्वेश्चन आता है तो पहले तो आप पीपीसी की डेफिनेशन लिख दोगे, फिर ये डायग्राम बनाओगे ये वाला और चार्ट बना दोगे ये वाला, और फिर लिखोगे कि ये कॉनकेव
टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों होता है बच्चों? तो एमओसी ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही एक रीजन है। तो यहां लिखोगे आप ड्यू टू एमओसी पीपीसी पीपीपी हो गया है, पीपीसी की जगह पीपीपी लिख दिया। पीपीसी इज कॉनकेव टू द ऑरिजिन। और एमओसी क्या कहता है? एमओसी रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। जो डेफिनेशन लिखवाई थी भैया। इन केस ऑफ पीपीएफ एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। यही पीपीएफ का स्लोप भी रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई पीपीएफ के स्लोप के बारे में बात करे तो आपको कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अच्छा, कोई पूछे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है भाई? ये भी एक रीजन हो सकता है। व्हाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? व्हाई पीपीसी इज डाउनवर्ड? डाउनवर्ड होने का क्या रीजन है बच्चों? इसके डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीजन है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, अगर आप एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो दूसरी का आपको घटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इफ वन कमोडिटी इंक्रीज्ड देन अदर हैज टू बी डिक्रीज्ड, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। उस रिसोर्स में अगर सिर्फ पहले वालों का प्रोड्यूस करते रहोगे दूसरा वाला कर ही नहीं पाओगे, तो दूसरा वाला बढ़ाने के लिए ये वाला घटाना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ ही जाओगे, कभी ऊपर की तरफ नहीं जाओगे। दैट इज द रीजन कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बच्चों। कॉनकेव क्यों होता है ये भी हमने समझ लिया। अब पीपीसी के कुछ और अंदर की खास इंपॉर्टेंट बातें जिसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स मैचिंग भी आ सकता है। 3-3 नंबर के और 1-1 नंबर के अलग से 1 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्या होता है अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन? बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये ऐसे है और ये ऐसे करके कर्व बन रहा है। इस कर्व पे जितने पॉइंट्स हैं ये सब के सब पॉइंट होते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर पीपीएफ के पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर या नीचे अगर आप हो तो कहानी चेंज हो जाती है। देखो जी क्या कहती है कहानी, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। इस पूरे कर्व पे आप किसी भी पॉइंट पे हो तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इन सभी पॉइंट्स को बोला जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? मतलब अगर आप पीपीएफ पे किसी भी पॉइंट पे हो, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आप अपने रिसोर्सेज को बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया से, बहुत सलीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो। इसे कहा जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बच्चों। लेकिन इस कर्व से बाहर अगर कोई पॉइंट है, ये वाला जो एफ पॉइंट है बच्चों, ये वो पॉइंट है जहां पर पहुंचने की हमारी औकात ही नहीं है। इसलिए इस पॉइंट को कहते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये रहा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, मतलब यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। हमारे रिसोर्सेज में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम उस प्रोडक्शन को अचीव कर सकें। हाँ, अगर उस तक पहुंचना है तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आप कहां पहुंच सकते हो, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन तक पहुंच सकते हो। बात समझ में आई? और अगर इस पीपीएफ के अंदर कोई पॉइंट है, यहां बीच में कहीं कोई पॉइंट है, तो इसका मतलब आप अपने रिसोर्स को ठीक से यूज ही नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको पहचानिए। अगर आप 8 घंटे बैठते हैं पढ़ने के लिए, सोचते हैं और पढ़ पाते हैं 2 घंटा, तो बच्चों आप अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, 2 घंटा मैथ, 4 घंटा साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, लेकिन आप लोग उस कॉम्बिनेशन को यूज नहीं कर रहे हैं। कभी मैथ ज्यादा, कभी
एसएसटी ज्यादा, कभी इकोनॉमिक्स ज्यादा, तो कभी अकाउंट ज्यादा, तो आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन आपने सब हटा के सब कुछ जीरो कर दिया, तो आप यहाँ कहीं कोने में छुपे होगे जिसमें खाली आप कुछ चटपटी कहानियां पढ़ रहे होंगे और आपके रिसोर्सेज ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहे होंगे। तो इसको बोलते हैं बच्चों अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आप अपने रिसोर्सेज को ठीक से इस्तेमाल ना कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जब आपके रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज ना किया जाए तो आप पीपीसी के अंदर किसी पॉइंट पे होगे। ये अच्छा पॉइंट नहीं होता। ये कब होता है? जब रिसोर्सेज तो है, दम है आपके अंदर, बट अपनी शक्ति भूल चुके हो। कुछ याद करो पवन सुत अपना बालपन, आपको शक्तियां याद दिलानी पड़ेंगी वो वाली, तब जाके आप यहां पर पहुंचोगे। तो इकोनॉमी में कैसा होता है? इकोनॉमी में भी कुछ इसी तरीके से होता है बच्चों, कि जो इकोनॉमी है अगर अपनी कैपेबिलिटी को ठीक से यूज नहीं कर पा रही है, अपने रिसोर्सेज को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, तो वो पीपीएफ के अंदर किसी पॉइंट पे होगी। जैसे लोग तो बहुत सारे हैं काम करने के लिए, बट हम उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। रिसोर्सेज तो है बट यूटिलाइजेशन नहीं है, यूटिलाइजेशन नहीं है उन रिसोर्सेज का, इसीलिए अंदर किसी पॉइंट पे पड़े होंगे। तो हमारा टारगेट होता है कि हम पीपीएफ पे हमेशा रहें। आगे चलते हैं बच्चों, ये सभी को समझ में आ गया होगा, पढ़ के देख लो क्या लिखा हुआ है। एनी पॉइंट ऑन पीपीएफ दिखाता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन को, ये भी अटेनेबल है, ये वाले भी अटेनेबल है, लेकिन ये अनअटेनेबल है। और आउटसाइड वाला क्या दिखाता है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। बच्चों ए बी सी डी ये भी अटेनेबल है, अटेनेबल विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और ई वाला भी अटेनेबल है विद अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब यहां रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल किए जा सकते हैं और यहां नहीं किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अगला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या पीपीसी किसी और शेप का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों, क्योंकि पीपीसी की शेप जो है वो किस पर डिपेंड करती है? इंक्रीजिंग एमओसी या इंक्रीजिंग एमआरटी पे। अगर इंक्रीजिंग होता है एमआरटी, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, या तो हम दूसरे वाले लिखेंगे, है ना। अगर इंक्रीजिंग होता है एमआरटी तो कॉनकेव होता है हमारा पीपीसी। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन कर्व पीपीसी बन रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों? कांस्टेंट, कांस्टेंट एमआरटी है यहां पर, एकदम कांस्टेंट। करके देख लो आप, यहां से एक लाइन सीधी खींचो, ये कटी, फिर एक और खींची, ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम आएगा, फिर एक और बढ़ाई, ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम आएगा, एक और बढ़ाई, ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम आएगा। मतलब ये सारे के सारे गैप आप कितने भी ऑप्शंस ले लोगे, ये थोड़ा सा मैंने टेढ़ी लाइन कर दी है, वरना ये वाला भी सेम ही आएगा। जितने भी आप कॉम्बिनेशन लोगे सबका गैप हमेशा सेम आएगा, जिसे कहेंगे इंक्रीजिंग एमआरटी। लेकिन पीपीसी के केस में देखो ऐसा होता है क्या? कहाँ गया हमारा पीपीसी कर्व? आ जा भाई, ये रहा। इसमें देखो यहां पर इक्वल गैप था, लेकिन यहां पर गैप इक्वल नहीं था, जिसकी वजह से इसका स्लोप थोड़ा सा कॉनकेव टू द ओरिजिन हो गया। ठीक है, आ जाओ भैया। और ये वाले में कब होगा? जब उसमें इंक्रीजिंग है तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग एमआरटी। करके देखो, यहां पर हमने एक पॉइंट लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, 14 ले लिया, लगभग बराबर गैप लिया है मैंने, और एक ये 5 वाले लेते हैं। अब यहां से बनाते सीधी लाइन, कोशिश करेंगे सीधी लाइन बन जाए। तो ये पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो अब इनके बीच का गैप देखो, यहां बहुत ज्यादा गैप था, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया। तो जब गैप घटता चला जाए इनके बीच का तो क्या होगा? डिक्रीजिंग एमआरटी। और उस केस में पीपीसी ऐसा होगा। ये एकदम एक्सेप्शनल शेप है, एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि पीपीसी इन शेप्स का भी हो सकता है अगर एमआरटी या फिर एमओसी हमारा कुछ इस तरीके का हो जाए। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ एक नंबर का अगर आएगा तो आएगा, टीचर की मर्जी का बात, मतलब टीचर की मर्जी की बात है, देगा तो दे देगा वरना नहीं देगा। मुश्किल देता है ये वाला क्वेश्चन। आगे आते हैं, चेंज एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन भी आ जाता है, इस पे केस स्टडी भी आ जाती है, एक पूरी राम कहानी लिख के बताएगा और उसमें से आपको ढूंढना होगा यार ये चेंज हो रहा है या रोटेशन हो रहा है। पहले तो चेंज और रोटेशन में डिफरेंस समझो। चेंज का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा कर्व ही चेंज हो गया। चेंज का मतलब क्या हो गया? चेंज इन कर्व, पूरा का पूरा नया पीपीएफ बन जाएगा। और रोटेशन, रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा कर्व चेंज नहीं हुआ है, रोटेटिंग, रोटेशन ऑफ पीपीसी, जो पीपीसी या पीपीएफ है वो रोटेट कर रहा है। अब देखो जैसे मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया ऐसे करके, अब इसको रोटेट अगर करा जाए, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं या ऐसे घुमाऊं तो क्या होगा? या तो ये पीपीसी ऐसे, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये वाला पॉइंट तो यहीं रहेगा, इसको ऐसे करके घुमाया तो ये इधर को चला जाएगा, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं इसको नीचे को घुमाऊंगा तो कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरीके का हो जाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट तो नहीं हिलेगा ना। ऐसे अगर मैं इस वाले पॉइंट को बेस रख के मूव करूं तो या तो ये ऐसे हो जाएगा या फिर ये इस तरीके से हो जाएगा, तो इसे कहेंगे रोटेशन। और मूवमेंट में क्या होगा? देखो कि मैंने पूरे पूरे पीपीसी को हिला दिया, इसको ऐसे करके ऐसे पूरा का पूरा हिला दिया, तो क्या होगा? शिफ्ट ही हो गया पूरा का पूरा। या पूरा का पूरा पीछे खींच दिया तो कैसा हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। तो इसे कहते हैं बच्चों चेंज या फिर रोटेशन। तो इनके डायग्राम कैसे बनते हैं? आओ जरा, मैंने आपके लिए बढ़िया बढ़िया डायग्राम बना रखे हैं एकदम साफ सुथरे वाले। तो चेंज जो होगा वो दो तरीके का हो सकता है। तो चेंज है वो दो तरीके का है। पहला चेंज है राइटवर्ड शिफ्ट, जब पीपीसी ऐसे खिसक के राइट को चला जाए। और दूसरा चेंज क्या है बच्चों? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आप कह रहे थे कि सर एक बार पीपीसी बनेगा तो हम बाहर वाले पॉइंट पे जा नहीं सकते, यहां तो चले गए बाहर वाले पॉइंट पे। बिल्कुल बेटा, ये तभी पॉसिबल है जब या तो नए रिसोर्स डेवलप हो जाए या फिर आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए। मतलब हमने झंडे गाड़ दिए बहुत सारे, हमने नए रिसोर्स भी ढूंढ लिए, हमने जमीन नहीं बना दी, पानी पे खेती करने लग गए। हम पहले पहाड़ों पे नहीं करते थे, पहाड़ों पे खेती करने लग गए, तो पीपीसी राइटवर्ड को शिफ्ट हो जाएगा। जो लोग नहीं कैपेबल थे काम करने में, हमने उनको भी काम करने में लगा दिया, तो वो राइटवर्ड को शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जब रिसोर्स ही इंक्रीज हो जाए या हमने ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ ली कि सेम जमीन पे ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, सेम मशीन से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस हो सकती हैं, सेम पेट्रोल से ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। यही तो है राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, कि उतने ही रिसोर्सेज थे लेकिन प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज्यादा हो गई, या तो रिसोर्सेज बढ़ गए या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। तो यही लिखा हुआ है पीपी से P1 पीपीएफ बन जाएगा व्हेन देयर इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो दो ऑप्शन है, या तो रिसोर्सेज बढ़ना या अपग्रेड होना। यहां गन और बटर का एग्जांपल ले रखा है। यहां पर लेफ्ट क्यों जा रही है बच्चों? क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो जाए, या तो ये कब हो सकता है कि टेक्नोलॉजी बहुत समय से पुरानी यूज हो रही है, तो रिसोर्स को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रही वो टेक्नोलॉजी। अगर आप आज भी विंडोज 98 यूज करो अपने पीसी में, तो आपका पीसी ठीक से काम नहीं करेगा ना। माइक्रोसॉफ्ट ने मना कर दिया कि भैया अब वो पुरानी चीजें हो गई, तो आप अपने पीसी के रैम को, हार्ड डिस्क को काहे बेकार कर रहे हो, फेंक दो उस कंप्यूटर को। विंडोज 9 लाओ, 10 लाओ, 7 लाओ, और जो आने वाली है एक्सपी भी पुरानी हो गई अब, तो उन सब का यूज करो। तो अगर आप टेक्नोलॉजी पुरानी यूज करते रहोगे, डिग्रेड होती रहेगी, तो आपका रिसोर्स का जो प्रोडक्शन है ना वो सही से नहीं होने वाला। आपके रिसोर्स ज्यादा यूज होंगे लेकिन प्रोडक्शन आपका कम होगा। या फिर आपके रिसोर्स डिक्रीज हो जाए, तो डिक्रीज इन रिसोर्सेज, भूकंप आ गया, सब तहस नहस हो गया, तो भैया कहां से प्रोडक्शन हो पाएगा? नीचे की तरफ ही आना पड़ेगा। तो जब पीपीसी लेफ्ट को शिफ्ट हो जाए तो डिक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन, और जब राइट को शिफ्ट हो जाए तो इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन। बात समझ में आई बच्चों? अब चेंज के बाद अगला कौन सा था? रोटेशन वाला, उस पे आ जाओ। रोटेशन देखो कैसी हो सकती है। एक रोटेशन इस वाले पॉइंट को कांस्टेंट रख के करी है हमने, और एक रोटेशन इस वाले पॉइंट को। रोटेशन कैसे हो सकती है? रोटेशन ऑफ पीपीएफ ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स वाले एक्सिस पे रोटेशन हो रही है, और दूसरा रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, कि वाई वाले एक्सिस पे रोटेशन हो रही है। ये कब पॉसिबल है?
ये पॉसिबल तब है जब एक कमोडिटी की टेक्नोलॉजी या रिसोर्स इंप्रूव हो जाए और दूसरे वाले का ना हो, क्योंकि दूसरे वाले में कोई चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन हमने बटर प्रोड्यूस करने का नया तरीका ढूंढ लिया, नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, तो क्या होगा, गन का प्रोडक्शन तो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इस बटर बटर वाले को राइटवर्ड रोटेट कर देंगे, ऐसे करके रोटेट हो गया। या फिर अगर बटर का टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्स आउटडेटेड हो गए, पुराने हो गए, तो किधर को हो जाएगा, इधर को हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अगर बटर के प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई, टेक्नोलॉजी खराब हो गई, रिसोर्स कम हो गए, तो ये लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, इंप्रूव हो गई तो राइट को। ऐसे ही दूसरा वाई एक्सिस के लिए है सेम टू सेम। यही केस गन के साथ भी हो सकता है, वो इंक्रीज और वो डिक्रीज और ये कांस्टेंट। तो जब ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन आए जब एक यूनिट के ही या फिर एक कमोडिटी में ही चेंजेस आए, तो उसे बोलते हैं रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बच्चों एक बार डायग्राम में दोनों दिखा देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहा पहला डायग्राम, एक बार देख सकते हैं आप लोग, और ये रहा आपका दूसरा डायग्राम, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक यहां तक आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई होगी। अगर कोई पॉइंट किसी बच्चे को इस पूरी वीडियो में समझ में नहीं आता है, तो बच्चों यहां लिंक में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके आप इसको कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये पर्सनली मेरी तरफ से गारंटी है आप लोगों को, मैं हर बच्चे का रिप्लाई करता हूं, पूरी मेहनत करता हूं हर बच्चे के साथ। इस पूरे साल मैं आपके साथ हूं। नंबर 11th वालों को दिलवाने की गारंटी महेश मिश्रा की है। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बच्चों हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि केल्विन एक भरोसा है, पूरी स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है, और ये भरोसा नहीं टूटेगा, ये महेश मिश्रा का वादा है आप लोगों से। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अपने दोस्तों को शेयर कर दो कि भैया मात्र 40 से 45 मिनट में, 1 घंटे के अंदर अंदर जितनी भी वीडियो बन गई होगी अब तक, आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 3-4 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर। और देखें कुछ बचा है हमारा, रोटेशन ऑफ पीपीएफ तो हो गया हमारा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वन शॉट, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और नेक्स्ट वन शॉट और भी बेहतरीन लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में सब में शेयर कर दें, ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए और वो लोग भी सब्सक्राइब कर दें बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।